अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीएनएन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़फ़र बुखारी। कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और क्या एसओपीज़ हैं, और उसके अलावा जो इंडिया से कोरोना की वेव एक आई है, फोर्थ वेव जिसको हम कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसके ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके एसओपीज़ क्या हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इंडिया का जो एक वेव आ रही है, इंडिया से कोरोना वेव जिसको हम फोर्थ वेव कह रहे हैं, इसके अंदर और जो पहले हमारे पास कोविड-19 की सूरत हाल थी, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? जी, बेसिकली जो कोरोना वायरस है ये कुछ वक्त के साथ म्यूटेट हो जाता है और इसके करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। तो इंडिया से जो वेव आई है वो डेल्टा वेरिएंट है, जो आजकल पाकिस्तान में भी मौजूद है। डेल्टा वेरिएंट की ज़्यादातर जो अलामात हैं वो पुराने कोरोना वायरस से ही मिलती हैं, सिर्फ इसमें चंद एक फ़र्क हैं। एक फ़र्क तो ये है कि इसका जो स्प्रेड है वो आम वायरस से ज़रा ज़्यादा है, और दूसरी बात ये कि इसमें अलामात बहुत तेज़ी से अपीयर होती हैं, और तीसरा ये कि ये आम वायरस से थोड़ा अग्रेसिव है, इसमें डिज़ीज़ की सिविरिटी वो ज़रा ज़्यादा होती है। और चौथा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर अलामात के लिहाज से देखा जाए तो इस वेरिएंट के अंदर डायरिया, सर में दर्द और लॉस ऑफ स्मेल, इन चीज़ों को हम नॉर्मल वायरस से ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके जो एसओपीज़ हैं और वो सेम हमें अपनाने चाहिए, या इसके अंदर थोड़ी-सी और एहतियात किस तरह से हमें करनी चाहिए इस वेव से बचने के लिए? जी, कोई भी वेरिएंट हो उसने फैलना है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी या वो खांसी के ज़रिए फैलेगा या छींकने के ज़रिए फैलेगा। तो इसलिए कोई भी मरीज़ है जिसको अलामात आ रही हैं, उसको बुखार है, गला ख़राब है या उसको स्नीज़िंग हो रही है, तो उसको मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करना है, जैसे हम पहले वेरिएंट में करते रहेंगे। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। कोई भी बंदा जिसको अलामात आ रही हैं वो रज़ाकाराना तौर पे किसी भी ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर मजमा मौजूद है। तो इन एसओपीज़ को अगर हम फॉलो करें तो कोई भी वेरिएंट आ जाए हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर कोई इंसान इससे हो जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है, उसको कोरोना को मर्ज़ लाक हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, क्योंकि एक तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कसीर हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ चुकी है अक्सर। तो ऐसे हालात में अगर हम लोग किसी मरीज़ का ट्रीटमेंट घर पे करना चाहें, तो ऐसी क्या तरीक़ाकार है जिससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी। कोरोना के अगर हम मरीज़ों में देखें तो अगर 100 मरीज़ों को कोरोना का मर्ज़ लाहिक होता है तो उनमें से 90% तक ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें शदीद अलामात नहीं आती। ज़्यादातर मरीज़ बुखार, गला ख़राब, सर दर्द, जिस्म में दर्द, इसके बाद ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ों के अंदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सिंपल एक पैनाडोल है, या अगर उनको कोई और अलामात आ रही हैं उसके मुताबिक वो इलाज कर सकते हैं। तो कोई भी मरीज़ जिसको अलामात आती हैं और उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें हम 2 चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर का पैटर्न क्या आ रहा है, उसको बुखार कितना आ रहा है, और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल घर में चेक किया जा सकता है और पेशेंट की टेम्परेचर को घर में मॉनिटर किया जा सकता है, तो 100 में से 90 पेशेंट घर के अंदर ही आइसोलेट रह के मैनेज किए जा सकते हैं। सिर्फ 10% ऐसे मरीज़ हैं जिनके अंदर वायरस फैलता है और उनके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को स्पेशलाइज्ड अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनकी मेडिकेशन फिर लाज़मी तौर पर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये वो मरीज़ हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल घर में चेक करने पे 95-94 से बिलो जाना शुरू हो जाए, या बुखार मुसलसल 8-10 दिन कंटिन्यू करे, तो उन मरीज़ों में हम मेडिकल की सहूलियात से फ़ायदा उठाएँगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर मरीज़ पहले 5 या 6 दिन इफ़ेक्टेड रहने के बाद ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये अक्सर हमारे यहाँ इस तरह की तादाद मौजूद है कि जो पहले भी एक शुगर के मर्ज़ से या ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से 2-4 हैं और इससे इफ़ेक्टेड हैं। क्या उनको ज़्यादा ये जल्दी वायरस इफ़ेक्ट करता है बनिस्बत सेहतमंद लोगों के? जी। कोरोना वायरस और कोई भी वायरल डिज़ीज़ है वो उन लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं जिनको शुगर का मर्ज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किडनी का मर्ज़ है, किसी को जिगर का मसला है। तो इन मरीज़ों के अंदर वायरस का फैलाव भी ज़्यादा होता है और इनको वायरस एक्वायर करना भी जल्दी ये एक्वायर करते हैं।
तो जिन मरीज़ों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है उनको वायरल डिज़ीज़ होने का चांस आम लोगों से ज़्यादा है। तो सर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है एक इंसान में, उसको एक तो रेशियो उसकी बता दें कि कितनी नॉर्मल होती है, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर किसी की कम है तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? जी, इसमें तरीक़ाकार यही है कि जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर का या गुर्दों का मर्ज़ लाहक है, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी ट्रीटमेंट को ऑप्टिमल करें। अगर किसी की शुगर अनकंट्रोल्ड है, वो उसको कंट्रोल में लेकर आए, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल रखे और किडनी और लिवर के डॉक्टर से मशवरा करके अपनी मेडिसिन को बेहतर रखे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको ये तमाम अमराज़ मौजूद हैं, उनको मास्क और सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे तकरीबात और रश वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़, हमारे यहाँ अभी ये बड़ा एक खौफ सा ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का इलाका ज़्यादा देहात में मबनी है, तो अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में। वो डरते हैं कि अक्सर हमें देखने में आया है कि वैक्सीनेशन लगवा कर लोग बीमार पड़ जाते हैं। जी। इसकी क्या वजह है कि वैक्सीनेशन के बाद उसका असर इस तरह का होता है कि इंसान बीमार हो जाता है? क्या जी। वजह है? वैक्सीन की 2 डोज़ेज़ हैं मेजॉरिटी वैक्सीन्स जी। की। तो पहली डोज़ के बाद तकरीबन 30% जो लोग हैं उनके अंदर प्रोटेक्शन आती है। सेकंड डोज़ के बाद फिर उसकी रेशो बढ़ती है। तो हम उस बंदे को प्रोटेक्टेड मानते हैं जो सेकंड डोज़ के बाद 2-3 हफ़्ते का वेट कर ले। पहली डोज़ के बाद प्रोटेक्शन बहुत कम लोगों में आती है। जी। पहला फैक्टर ये हो गया, और दूसरा फैक्टर ये है कि वैक्सीन्स माइल्ड डिज़ीज़ यानी कम शिद्दत की डिज़ीज़ उससे इतना प्रोटेक्ट नहीं करती। वैक्सीन का पर्पज़ ये है कि ये पेशेंट का आईसीयू में एडमिशन रोकती है। तो इसलिए अगर किसी को वैक्सीन लगी होगी तो उसको शायद कोविड की डिज़ीज़ लगने का चांस मौजूद है, लेकिन उसका आईसीयू में जाने का चांस और डेथ का चांस बाकी लोगों से बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम वैक्सीन एडवोकेट कर रहे हैं ताकि सीरियस डिज़ीज़ को रोका जा सके। और तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में जितने भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, उनके अंदर जो वैक्सीनेटेड पेशेंट हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है। ज़्यादा वो लोग एडमिट हो रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो इसलिए इस सूरत हाल में वैक्सीन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे या हेजिटेट कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि फ़ौरी तौर पे वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था अपने क्वेश्चन में, वो ये थी, जो हाईलाइट करना चाह रहा था, कि अक्सर ये होता है कि हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद बीमार हो जाते हैं, फ़ौरन ही वो इफ़ेक्ट करती है वैक्सीन आपको इस तरह। इसकी क्या वजह है? काफ़ी सारी वैक्सीन्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे जिस जगह वैक्सीन लगती है उधर पेन हो सकता है, और मरीज़ को 2 से 3 दिन के लिए बुखार हो सकता है, गला भी ख़राब हो सकता है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकती हैं। तो वैक्सीन लगने के फ़ौरन बाद अगर ये अलामात शुरू हो जाएँ तो समझ लें कि ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, जो खुद ब खुद 72 घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसका इलाज यही है कि ज़्यादा पानी पिया जाए और पैनाडोल इस्तेमाल की जाए। अच्छा सर, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त साइनोवैक और साइनोफार्म 2 लग रही हैं वैक्सीनेशंस। अब बाहर के ममालिक में अक्सर तादाद इस तरह की है कि जिसके अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को, इस माहौल को सर्वाइव कर सकेंगे? जी, पहली तो ये बात कि जो साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन है वो किसी भी तौर पे यूरोपियन वैक्सीन से कमतर नहीं है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है फॉर कोरोना प्रिवेंशन। अच्छा, जहाँ तक दूसरे ममालिक का ताल्लुक है कि वो इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो इसमें उनकी लोकल पॉलिसीज़ का दखल है, इसमें वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद जो लोग बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम पेश आ रहा था। इसका हल हुकूमत पाकिस्तान ने ये निकाला है कि जिस बंदे ने बाहर ट्रैवल करना है और वो मुल्क के ख़ास वैक्सीन की डिमांड कर रहा है, तो वो अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो सेकंड वैक्सीन लगवा सकता है। उसमें मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन है, वो आप अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो लगवा सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इस माहौल में इस वक्त जो आपका हॉस्पिटल है, इसमें यहाँ पर किस तरह से जो कोरोना के पेशेंट्स ख़ास तौर पे आते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है और इलाज किस तरह किया जाता है? जी, हमारे पास जो कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं ज़्यादातर, उनकी मेजर मसला यही होता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल आम बंदे से कम होता है। हम उन्हीं पेशेंट को अकोमोडेट करते हैं और उनको मसनूई तरीके से ऑक्सीजन देते हैं। उसमें सिलेंडर के ज़रिए भी ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे पास चंद मखसूस मशीनें भी हैं, जैसे बाईपैप है, सीपैप है और हाई फ्लो नेज़ल कैनुला है। तो उनके ज़रिए हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कोविड की ट्रीटमेंट के लिए जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड हैं वो सिर्फ 2 दवाइयाँ हैं, उनको हम इधर पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं एंड वी वेट फॉर द रिस्पॉन्स। तो मेन पेशेंट की रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसकी ऑक्सीजन की कमी वो पूरी होती रहे,
तो उसके बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से अक्सर मरीज़ वो कुदरती जो बेहतरी की तरफ वो चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर जाते हैं। अच्छा सर, मेडिसिन के अलावा भी कोई और घरेलू जिस तरह अक्सर टोटके वगैरह होते हैं, इनके इस्तेमाल से कोरोना को मात दी जा सकती है? घरेलू टोटकों के बारे में कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं जी। है, इसमें मुख्तलिफ अफवाहें फैली हुई हैं और इनका हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिस पर इन्हें रेकमेंड किया जा सके। मुख्तलिफ मरीज़ भाप लेने से और मुख्तलिफ और चीज़ों करने से अपने आप में इम्प्रूवमेंट फ़ील करते हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ताहम अगर इन चीज़ों से मरीज़ बेहतर महसूस करता है और उससे उसको कोई नुकसान नहीं होता तो वो इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन साइंटिफिकली इनका कोई एविडेंस नहीं है। कोई एविडेंस नहीं। अच्छा सर, सबसे पहले एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से एज फैक्टर हैं, एज लिमिट कौन सी है इस तरह की जिसको सबसे जल्दी ये कोरोना जो है वो इफ़ेक्ट करता है? जी, हमारे पास अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो यंग पेशेंट्स जिनकी उम्रें 30 ईयर से कम है, उन लोगों की दाखिले की शरह काफ़ी कम है और इसके मुकाबले में 30 साल से ऊपर वाले मरीज़ उनकी दाखिले की शरह ज़्यादा है। और 30 साल से ऊपर के जो मरीज़ हैं उनमें भी ज़्यादा वो मरीज़ आ रहे हैं जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम या लिवर का प्रॉब्लम होता है। तो जो आप कह सकते हैं कि जो जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे कोरोना के मरीज़ों की जो शिद्दत है बीमारी की वो बढ़ती जाती है। ठीक है। सर, प्रोग्राम के इख्तिताम में कोई मैसेज देना चाहें कोरोना के हवाले से आवाम को? जी, इसमें 2 मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो ये है कि जब तक पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन वो वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती, हम लोगों को वैक्सीन के लिए मुहिम चलानी है। इसमें डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया सारे लोग अपना रोल प्ले करें। लोगों में ये बात प्रोपेगेट करें कि वैक्सीन से कोई हार्म नहीं है, वैक्सीन लगवा कर ही हम कोरोना की आने वाली लहरों से बच सकते हैं। और जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, तकरीबात में गैर ज़रूरी तौर पे शिरकत से रुकना है और अगर कोई तकरीब में जाना भी है तो उसमें कोशिश करें कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का वो ख्याल रखा जाए। इन तदाबीर पर अमल करके ही हम कोरोना की मज़ीद आने वाली लहरों उनसे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब मौजूद थे। कोरोना की जो चौथी लहर है उस पर बात हो रही थी। ये चौथी लहर पहली लहर से बहुत शिद्दत वाली है और अग्रेसिव है। इसका हम लोगों ने SOPs को फॉलो करके बचना है, ख़ुद को भी बचाना है, घर वालों को भी बचाना है और माशरे को भी बचाना है और अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ये प्रोग्राम में नए उन्वान के साथ, नए मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए मेज़बान से हुज़ैफ़ा बुखारी को। अल्लाह निगहबान।